जोहार जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। इसी महीने की 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में जनगणना का काम पूरा हुआ। आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया और भारत की जनगणना की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। भारत की जनसंख्या आज की तारीख में 139 करोड़ है और हर 10 साल के बाद इसे गिना जाता है। पिछली बार फरवरी 2011 में जनगणना हुई थी। यह काम भारत में अंग्रेज आने के बाद शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। जनगणना का सीधा संबंध सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई जाने वाली नीतियों के साथ होता है। जनगणना का मतलब केवल लोगों की गिनती करना नहीं है, बल्कि भारत में गिनती करते समय हर एक व्यक्ति से लगभग 35 प्रकार के सवालात किए जाते हैं और वह सारी जानकारी कागज पर लिखकर सरकार के पास पहुंचा दी जाती है। जनगणना होने के बाद ही सरकार को समझ में आता है कि भारत में यानी किसी देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अर्धशिक्षित, अल्पशिक्षित है, कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, छात्र, बेरोजगार है, कितनों के पक्के मकान है, कितनों के पास मकान ही नहीं है, परिवार की आमदनी कितनी है, क्या है, किस प्रकार से है, परिवार में महिलाओं की स्थिति क्या है और भी बहुत कुछ। इस जानकारी के आधार पर ही सरकार देश की जनता के लिए नीतियां बनाती है, फिर चाहे वह शैक्षणिक नीति हो, चाहे रोजगार के संबंध में हो या अन्य किसी भी प्रकार की नीति हो। यह सब कुछ जनगणना में इकट्ठा किए हुए आंकड़ों के आधार पर ही तय होता है। भारत में अंग्रेजों ने जनगणना इसलिए शुरू की थी क्योंकि वे भारतीय लोगों के लिए कुछ नीतियां बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें आंकड़ों की जरूरत थी। जब अंग्रेजों ने भारत में जनगणना शुरू की थी, तब से लेकर 1941 की अंग्रेज शासन की आखिरी जनगणना तक वह जाति के आधार पर गिनती करते थे, क्योंकि भारत में हजारों प्रकार की जातियां हैं और हर एक जाति की समस्या एक जैसी नहीं है। उन्हें समझने के लिए अंग्रेज शासक जाति आधारित गिनती करते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद जब सत्ता भारत में ब्राह्मणों के हाथों में आई, तब से ही प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति को छोड़कर बाकियों की जाति आधारित गिनती करना बंद कर दिया। इसके लिए तर्क दिया गया कि हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं और हमें अब जाति को पीछे छोड़ देना चाहिए। लेकिन यह तर्क केवल ओबीसी और ब्राह्मण तथा तत्सम ऊंची जातियों के लिए ही था। अनुसूचित जाति और जनजाति की जाति आधारित गिनती तो आज भी होती है। इससे यह समझ में आता है कि पंडित नेहरू ने दिया हुआ तर्क कितना बेतुका था और उसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र चल रहा था। षड्यंत्र यह था कि देश के सबसे बड़े वर्ग ओबीसी को उनकी संख्या का पता न चले, उनको उनकी ताकत का पता न चले और ऐसा करके उन्हें उनके संविधान के मौलिक अधिकारों से दूर रखा जा सके। अगर ओबीसी को उनकी संख्या का पता चलता तो वे सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की मांग करते और ब्राह्मण एवं तत्सम ऊंची जातियों का सत्ता में वर्चस्व कम हो सकता है। ओबीसी को अधिकार देने के लिए बनाए गए मंडल कमीशन ने ओबीसी की गिनती की बात कही थी कि ओबीसी के अलग से आंकड़े होने चाहिए। मंडल कमीशन से पहले काका साहब कालेलकर कमीशन ने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती की बात कही थी। इसके अलावा देश के कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ओबीसी के आंकड़े न होने से चिंता जताई, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक किसी भी सरकार ने जाति आधारित गिनती करने का फैसला नहीं लिया। 2019 के आम चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि 2021 में होने वाली जनगणना जाति के आधार पर होगी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, केंद्र में फिर एक बार भाजपा की सत्ता आई, तब सरकार ने कहा कि आंकड़े इकट्ठा नहीं किए जाएंगे। सरकार अपनी बात से मुकर गई, यानी भाजपा ने खुलेआम ओबीसी को धोखा देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि जाति के आंकड़े इकट्ठा करने का काम कभी हुआ ही नहीं। 2011 की जनगणना से पहले देश भर के लोग जाति आधारित गिनती की मांग कर रहे थे और उसके लिए ओबीसी के नेताओं ने संसद में हंगामा कर संसद को बंद करने का काम कर दिया था। उसके बाद 2011 से 2015 के बीच में सोशो इकोनॉमिक डेटा इकट्ठा करने का काम किया गया, लेकिन उस डेटा को 2014 में बनी भाजपा सरकार ने पब्लिश ही नहीं किया। जब सरकार पर उसे पब्लिश करने के लिए दबाव
बनाया गया तब सरकार ने कहा कि उसमें लगभग 8 करोड़ गलतियां हैं और लगभग 46 लाख जातियां सामने आई है। इसलिए उसे पब्लिश करना या उसका उपयोग करना संभव नहीं है। मगर वही सरकार उसी डेटा को केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के लिए उपयोग में लाती है। अगर वह डेटा सही नहीं है और ओबीसी को अधिकार देने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, तो फिर दूसरी किसी योजना के लिए सरकार खुद ही उसका उपयोग कैसे कर सकती है? इस सवाल का केंद्र की भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इस साल भारत में जनगणना होनी थी, मगर पिछले 1 साल से चल रहे कोरोना महामारी के कारण वह अभी तक नहीं हो पाई। दरअसल जिस साल गिनती होनी होती है उससे 1 साल पहले उसका काम शुरू हो जाता है। जैसे 2021 यह जनगणना का वर्ष है, तो उसकी तैयारियां 2020 में ही होनी थी, मगर महामारी के कारण वह नहीं हो पाई और अभी कहा जा रहा है कि सितंबर माह में जनगणना होने की संभावना है। इसके पहले ही ओबीसी के बुद्धिजीवी वर्ग और नेताओं की तरफ से जाति आधारित गिनती की मांग हो रही है। सोशल मीडिया को आधार बनाकर बहुजन समाज के लोग जाति आधारित गिनती की मांग कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें देश भर से लाखों लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से जातीय जनगणना के संदर्भ में बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर केंद्र सरकार भारत में यानी देश में जातीय गिनती नहीं करवाते तो हम राज्य में अलग से गिनती कराएंगे। इसके पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ इसी मुद्दे पर बैठक की थी और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से समय मांगा। अब 23 अगस्त को उनकी क्या वार्ता होती है, उसी पर सभी की निगाहें जमी हुई है। जब भारत में जातीय गिनती के लिए इतना सारा हंगामा चल रहा है, इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की गिनती कर ली। ऑस्ट्रेलिया में हर 5 साल के बाद गिनती होती है, जैसे हमारे देश में हर 10 साल के बाद होती है। ऑस्ट्रेलिया में पिछली गिनती 2016 में हुई थी और इस बार की गिनती 10 अगस्त को एक ही दिन में पूरी हो गई। ऑस्ट्रेलिया के सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स एक्ट 1905 के तहत सभी नागरिकों को गिनती करवानी होती है। यह अनिवार्य है, बंधनकारक है। अगर कोई अपनी गिनती नहीं करवाता तो उसके लिए उसे प्रतिदिन $222 यानी लगभग 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है और यदि किसी ने गलत या झूठी जानकारी दी तो उसे $2,220 का जुर्माना होता है। ऑस्ट्रेलिया का सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स एक्ट इतना सख्त होने की वजह से ही केवल मात्र एक दिन में ही सभी की गिनती हो जाती है। यदि आप जनगणना के दिन ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा पर गए हो या बिजनेस के संदर्भ में मीटिंग करने के लिए गए हो या टूरिस्ट वीजा पर केवल घूमने के लिए ही गए हो, तो भी आपकी गिनती की जाएगी। यह जनगणना पारंपरिक रूप से कागज पर या डिजिटल तरीके से कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल से भी की जा सकती है। जनगणना कानूनी रूप से बंधनकारक होने की वजह से सरकार इसका कुछ महीनों पहले से ही प्रचार प्रसार शुरू कर देती है और इसके लिए लोगों के पीछे पड़ जाती है। भारत में ठीक इससे उलट हो रहा है। यहां तो जनता ही सरकार के पीछे पड़ी हुई है कि ओबीसी की गिनती करा लो, मगर सरकार मान नहीं रही है। इस साल ऑस्ट्रेलिया में हुई जनगणना का अधिकृत नारा था एवरी स्टेट टेल्स अ स्टोरी, यानी हर एक संख्या और जानकारी एक कहानी बयां करती है। भारत की केंद्र सरकारें, फिर चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, दोनों भी ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है, यानी वे ओबीसी की कहानी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत में ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग है और उसी की कहानी दोनों पार्टियां सुनना नहीं चाहती। इतना ही नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में वहां के मूल निवासियों के लिए एक स्वतंत्र सवाल होता है। वहां के लोगों को जनगणना में नो रिलीजन यानी किसी भी धर्म के नहीं, यह लिखने तक का ऑप्शन है और अपना वंश, समुदाय या जाति लिखने का भी ऑप्शन दिया जाता है। इससे आपको अंदाजा आ गया होगा या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जनगणना कितनी मुक्त और निष्पक्ष तरीके से की जाती है। दूसरी तरफ भारत में एक तो लोगों के कहने के बावजूद भी जानकारी नहीं ली जाती और दूसरी बात, ली हुई जानकारी लोगों को नहीं दी जाती।
शायद यही कारण है कि आज भी ओबीसी जैसे देश के बड़े वर्ग को उनकी संख्या के अनुपात में लोकतांत्रिक संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, जिसके लिए आज भी संघर्ष जारी है।